इस वीडियो क्लिप को ईस्टर्न एयरलाइंस में काम करने वाले एक 35 साल के मेंटेनेंस वर्कर ने तब शूट किया जब उसे अचानक से अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान एप्रॉन पार्किंग पर खड़े एक प्लेन से अजीब सी आवाजें आने लगी। अब अगर आप इस वीडियो क्लिप को गौर से देखेंगे तो इस वीडियो क्लिप में आपको भी कॉकपिट से निकलती हुई एक अजीब सी शैडो देखने को मिलेगी, जिसे जैसे ही उस वर्कर ने देखा वो तुरंत ही इस प्लेन से बाहर आ गया। अब ये देखने के बाद जरा इस इमेज को देखिए, जो देखने में आपको भले ही ऑर्डिनरी लग रही हो, लेकिन जैसे ही हम इस इमेज को थोड़ा सा जूम करते हैं हमें कॉकपिट के पास एक अजीब सी शैडो देखने को मिलती है। स्ट्रेंजली इस शैडो के कैप्चर होने के कुछ ही मिनट के बाद जब पैसेंजर ने दोबारा से सेम एंगल में फोटो को क्लिक किया तो ये शैडो वहां से गायब हो चुकी थी। यानी कि कुल मिलाकर दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग समय और दो अलग अलग फ्लाइट्स, लेकिन उन दोनों में एक ही सिमिलैरिटी कि उन्हें अपने आसपास किसी अजीब सी चीज होने का एहसास होता है जो उनसे बार बार बोलती है 401। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज मैं आपको एविएशन हिस्ट्री की एक ऐसी मिस्ट्री बताने वाला हूं जिसने ना सिर्फ कई 100 लोगों के एयर ट्रैवल को टेरिफाइंग किया, बल्कि उसने एक एयरलाइंस को यह भी मानने के लिए मजबूर कर दिया कि उनकी फ्लाइट्स हॉन्टेड है। असल में गाइस, इस पूरे ही इंसिडेंट की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1972 की एक रात 9:20 पर, जब एक ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 JFK न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए टेक ऑफ करती है। असल में ये एयरक्राफ्ट है लॉकहीड L1011 ट्राई स्टार, जो अपने समय में इतना ज्यादा एडवांस और शांत एयरक्राफ्ट था कि उस समय के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसको विस्पर लाइनर के नाम से पुकारते थे। इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में 3 हाईली एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर भी मौजूद हैं। नंबर 1 कैप्टन रॉबर्ट बॉब लॉफ्ट, जो कि उम्र में 55 साल के हैं और उन्हें 30,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट स्टॉकस्टिल, जो कि 39 साल के हैं और इन्हें 5,800 से भी ज्यादा घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस मौजूद है। इसके साथ ही इस केबिन में एक फ्लाइट इंजीनियर भी मौजूद है जिनका नाम है डोनाल्ड डॉन रैपो, जो इस नए और एडवांस प्लेन के सारे ही एडवांस फीचर के बारे में जानते हैं। इसके अलावा इस फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट की ड्यूटी पर बेवरली रेपोसा भी मौजूद है, जो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती है कि बहुत ही जल्द वो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी हीरो बनने वाली है। समय आगे बीता और क्योंकि उस दिन मौसम फ्लाई करने के लिए बेहद ही शांत और पूरे तरीके से साफ था, तो ये फ्लाइट अपने रूटीन टाइम पर मियामी एयरपोर्ट के पास पहुंचती है। अब जैसे ही ये फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचती है, कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को लैंडिंग गियर डाउन करने का ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद जैसे ही लैंडिंग गियर की लीवर को नीचे की तरफ स्लाइड किया जाता है, कॉकपिट में मौजूद ये तीनों ही लोग एक अजीब सी वाइब्रेशन को सुनते हैं, जो काफी हद तक ये क्लियर करता है कि इस प्लेन के व्हील्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बाहर आ चुके हैं। लेकिन तभी कैप्टन की निगाहें जाती हैं प्लेन के डैशबोर्ड पर, जो कुछ स्ट्रेंज ही कहानी बता रहा था। असल में लैंडिंग गियर ठीक से नीचे हो चुका है या फिर नहीं, ये बताने के लिए प्लेन के कंट्रोलर्स के पास 3 इंडिकेटर्स होते हैं, जो जैसे ही ग्रीन हो जाते हैं क्रू को ये कंफर्म हो जाता है कि प्लेन के सभी व्हील्स बाहर सही तरीके से एक्सपेंड कर चुके हैं। लेकिन उस दिन कैप्टन को नोज गियर ठीक से नीचे हुआ है या फिर नहीं, ये बताने वाली वो तीसरी लाइट जल ही नहीं रही थी। अब इस कंडीशन में 2 सिचुएशन हो सकती थी। नंबर 1, या तो प्लेन की नोज के नीचे मौजूद व्हील्स बाहर आए ही नहीं है, या फिर इस इंडिकेटर के अंदर मौजूद बल्ब सही से काम नहीं कर रहा। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस कंफ्यूजिंग भी थी, तो वो बार बार लैंडिंग गियर को रीसेट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन क्योंकि बार बार सेम एरर उनके सामने आ रहा था, तो वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें अपने प्लेन को लैंड करना चाहिए या फिर नहीं। और इसीलिए कैप्टन मियामी ATC के टावर को कांटेक्ट करके ये बोलते हैं, Tower, this is Eastern 401. We don't have a nose gear light. We're gonna circle and troubleshoot. Eastern 401, climb and maintain 2000 feet, heading 360. यानी कि पायलट्स को ATC से ये क्लीन चिट मिल चुकी थी कि वो अपने प्लेन को 2000 फीट के क्लाइंब पर मेंटेन करें। अब ये करने के लिए पायलट तुरंत ही इस प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल देते हैं, बिना ये सोचे कि शायद उनकी ये गलती उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बनेगी।
असल में क्योंकि ये प्लेन उस समय का सबसे हाईटेक प्लेन था, तो इसमें एक बेहद ही अजीब सा फीचर भी मौजूद था जो इस बात को एश्योर करता था कि अगर ऑटो पायलट मोड में कोई भी पायलट अपने कंट्रोल कॉलम को अगर जरा सा भी ऊपर या नीचे करे तो वो तुरंत ही डिसेबल होकर प्लेन को आसानी से ऊपर या नीचे जाने दे। अब जब कॉकपिट में इतना सब कुछ ड्रामा चल रहा था तो पायलट तुरंत ही इस प्लेन को टर्न करके मियामी की चकाचौंध से दूर एवरग्लेड्स जंगल की तरफ टर्न करते हैं। अब बात अगर इस जंगल की जाए तो ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि यहाँ पर आपको एक सिंगल लाइट भी देखने को नहीं मिलती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस जंगल का बहुत बड़ा एरिया दलदल और पानी से भी भरा हुआ है, जिसमें जानलेवा एलिगेटर्स भी मौजूद हैं। इंटरेस्टिंगली इसी के ही बीच फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड रैपो लैंडिंग गियर को चेक करने के लिए एवियोनिक्स बे के अंदर जाते हैं। असल में एवियोनिक्स बे कॉकपिट के नीचे एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है जहां पर मौजूद ऑप्टिकल पोर्ट्स को देखकर आप फिजिकली ये पता लगा सकते हैं कि नोज गियर डाउन हुआ है या फिर नहीं। अब देखो जब ये होता है तो उस इंजीनियर से बात करने के लिए पायलट पीछे की तरफ टर्न करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंटली अपने कंट्रोल कॉलम को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। रिजल्ट ऑटो पायलट डिसेबल हो जाता है और ये प्लेन 200 फीट पर मिनट के नॉमिनल डिसेंट रेट से नीचे आना स्टार्ट कर देता है। इंटरेस्टिंगली इसके कुछ ही देर के बाद कंट्रोल टावर में बैठी हुई ऑपरेटर ये देखती है कि भाई ये प्लेन तो जमीन से काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो तुरंत ही पायलट को कॉल करके ये बोलती है, Eastern 401, what's your altitude? और गाइस यही वो फाइनल वर्ड है जो कभी भी फ्लाइट 401 से बोले गए थे, क्योंकि ये फ्लाइट रात 11:42 पर 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधा जमीन से आकर टकरा जाती है। सैडली इसमें बैठे हुए 176 लोगों में से 101 लोगों का देहांत हो जाता है और बाकी के लोग फ्लाइट अटेंडेंट बेवेरली रेपोसा की सूझबूझ और समझदारी से बच जाते हैं। लेकिन गाइस इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है एविएशन हिस्ट्री की एक ऐसी अजीब सी मिस्ट्री जिसने एक एयरलाइंस को यह मानने के लिए मजबूर कर दिया कि शायद इस दुनिया में भूत और प्रेत जैसी चीजें भी मौजूद होती हैं। असल में क्रैश के बाद जब एनटीएसबी अपनी इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट पब्लिश करती है तब ये पता चलता है कि उस दिन लैंडिंग गियर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था, यानी कि सिर्फ 10 रुपए का बल्ब 101 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। अब देखो गाइस, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई ईस्टर एयरलाइंस के सामने एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी हुई। असल में L1011 ट्राई स्टार एक बहुत महंगा प्लेन था और फ्लाइट 401 का रैकेज बहुत सारे महंगे पार्ट से मिलकर बना था, जिसमें गैली ओवन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लाइट कंट्रोलर्स, सीट्स और बहुत से पैनल भी मौजूद थे। इसीलिए कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो इस फ्लाइट के सभी वर्किंग पार्ट्स को अपनी दूसरी फ्लाइट में इस्तेमाल करेंगी। लेकिन शायद उनको इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उनका यही डिसीजन बहुत सी अननोन एंटिटीज को दोबारा से इस धरती पर न्योता दे देगा। असल में इन पार्ट्स को दूसरे प्लेन में लगाने के कुछ ही महीनों के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस के पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट कुछ बेहद ही अजीब सा नोटिस करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस इंसिडेंट के कुछ ही महीनों के बाद जब एक फ्लाइट अटेंडेंट अपने ग्लास ओवन के दरवाजे को खोलती है तो उन्हें उसमें एक रिफ्लेक्शन नजर आता है। वो रिफ्लेक्शन था इंजीनियर डॉन रैपो का। जी हाँ, वही फ्लाइट इंजीनियर जो फ्लाइट 401 क्रैश में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू डेट फ्लाइट अटेंडेंट उस रिफ्लेक्शन ने उनके पास आकर ये बोला, वॉच आउट फॉर फायर ऑन दिस प्लेन। अब जब ये चीज उस अटेंडेंट के साथ हुई तो वो डर के मारे बेहोश हो गई। स्ट्रेंजली उसके कुछ ही देर के बाद उस प्लेन की गैली में ठीक वैसे ही आग लग जाती है जैसे डॉन रैपो के रिफ्लेक्शन ने बताया था। इसके बाद बात अगर दूसरे इंसिडेंट की जाए तो वो इसी एयरलाइंस की उसी फ्लाइट में हुआ था जिसने 401 को रिप्लेस किया था। और उस फ्लाइट में कैप्टन ये देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में ही एक ईस्टर्न एयरलाइंस की कैप्टन की यूनिफॉर्म पहने हुए एक पैसेंजर बैठा हुआ है, जिसके बाद वो कैप्टन उस पैसेंजर के पास जाकर ये पूछते हैं कि सर आप किस डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। स्ट्रेंजली बैठा हुआ वो पैसेंजर ना ही कैप्टन के सवाल का जवाब देता है और ना ही उनकी तरफ देखता है। अब जब ये होता है तो कैप्टन उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस काम को करते हैं वो पैसेंजर वहां से गायब हो जाता है।
स्ट्रेंजली इस इंसिडेंट के बाद जब कैप्टन ने कंपनी के पायलट्स डेटाबेस को देखा तब उन्हें ये पता चला कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि कैप्टन बॉब लॉफ्ट था। और ये चीज उस समय इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि कंपनी ने ना सिर्फ इस कैप्टन को अनफिट डिक्लेयर किया था बल्कि उसको जॉब से भी निकाल दिया था। इसके बाद अगला इंसिडेंट वही इंसिडेंट है जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। असल में इस वीडियो क्लिप को शूट करने के बाद जब मेंटेनेंस वर्कर ने इसे कंपनी को दिखाया तब जाकर ये बात सामने आई कि उस शैडो की कदकाठी और स्ट्रक्चर काफी हद तक डैन रैपो से मिलता था। अब जैसे जैसे ये इंसिडेंट बाहर आ रहे थे इनकी सच्चाई पता करने के लिए जॉन जी फुलर जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इन सभी केसेस को रिसर्च करने के बाद साल 1976 में अपनी एक बुक द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने 50 से ज्यादा विटनेसेस से बात की, जिसमें पायलट्स, फ्लाइट अटेंडेंट्स और यहां तक कि पैसेंजर्स और इंजीनियर भी शामिल थे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उन सभी की ही स्टोरी बिल्कुल ही एक जैसी थी, जिसमें उन्हें कैप्टन बॉब लॉफ्ट और इंजीनियर डॉन रेपो उन सारी ही फ्लाइट्स में लगातार देखने को मिल रहे थे जिसमें फ्लाइट 401 के बचे हुए पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। इंटरेस्टिंगली इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए डॉक्टर इयान स्टीवसन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पैरानॉर्मल रिसर्चर थे, उन्होंने ये कहा, फ्लाइट 401 का घोस्ट उन सबसे ज्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस में से एक है जहां भूतों का दिखने का कनेक्शन फिजिकल ऑब्जेक्ट से जोड़ा गया है। रिपोर्ट्स की कंसिस्टेंसी और विटनेस की क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि इसे सिर्फ हेलुसिनेशन बोलकर इग्नोर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इससे उलट ईस्टर्न एयरलाइंस का रिएक्शन बिल्कुल ही अपोजिट था। असल में जब जॉन की ये बुक पब्लिश हुई तो इस एयरलाइंस के सीईओ फ्रैंक बोरमैन जो कि अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट भी रहे थे और वो साइंस और लॉजिक में बिलीव करते थे, उन्होंने क्लियरली ये बोला दैट दिस बुक इज गार्बेज, प्योर फिक्शन, वी डू नॉट एंटरटेन सच नॉनसेंस। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, प्रैक्टिकली अंदर ही अंदर इस कंपनी में कुछ अजीब चल रहा था। पायलट्स जो अपनी लॉग बुक में घोस्ट साइटिंग का जिक्र कर रहे थे उन्हें कंपनी से हटाया जा रहा था। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को क्लियरली ये वार्न किया गया था कि अगर उन्होंने कोई भी रूमर फैलाया तो जॉब चली जाएगी। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी कि तभी बॉब लॉफ्ट जूनियर जो कि कैप्टन लॉफ्ट के बेटे थे, वो दुनिया के सामने आकर एक अजीब खुलासा करते हैं। असल में लॉफ्ट जूनियर एक इंटरव्यू में पूरी दुनिया के सामने आकर ये बोलते हैं कि इस समय ईस्टर्न एयरलाइंस प्रैक्टिकली भूतों से नहीं बल्कि लॉ सूट और यहां तक कि बैड पब्लिसिटी से भी परेशान है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी ये साइटिंग्स बंद नहीं हो रही। अब इस इंटरव्यू से ये हुआ कि जो चीज अभी तक लोगों को अपना वहम लग रही थी उन्हें ये समझ में आ गया कि वो उनका वहम नहीं बल्कि हकीकत है, और इसलिए लोगों ने इस एयरलाइन से फ्लाई करना ही बंद कर दिया। कंपनी लॉस में जाती रही और बड़े बड़े न्यूज़पेपर इस चीज के बारे में लगातार बातें करते रहे। कहा यह जाता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए कंपनी ने एक सीक्रेट डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने अपनी सारी ही फ्लाइट से उन पार्ट्स को बाहर निकाला जो किसी भी तरीके से फ्लाइट 401 से कनेक्टेड थे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है दोस्तों कि जब ये पॉलिसी कंपनी के द्वारा अप्लाई की गई तो इसे ना ही पैसेंजर्स को बताया गया और ना ही स्टाफ मेंबर को, लेकिन बावजूद इसके भी जिन जिन फ्लाइट से उन पुर्जों को बाहर निकाला गया उन फ्लाइट्स में उस डेट के बाद से आज तक भी एक भी साइटिंग नहीं हुई है। और फाइनली उसके कुछ ही दिनों के बाद जब सारे ही पार्ट्स हटा लिए गए ये साइटिंग्स होना ही बंद हो गई। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई फिर क्या भूत प्रेत जैसी चीजें मौजूद होती हैं? देखो गाइज, इस चीज पर डिटेल रिसर्च करके मैं आपके लिए 3 ऑथेंटिक थ्योरीज लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है मास हिस्टीरिया, जिसे डॉक्टर रॉबर्ट बार्थोलोम्यू ने दुनिया के सामने रखा। और उनके अकॉर्डिंग जब भी कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट होता है लोगों के बीच घबराहट, सजेशन और र्यूमर बहुत जल्दी फैलता है, और उसी का ही नतीजा ये है कि फ्लाइट अटेंडेंट को ओवन में चेहरा दिखा और लोगों को इसके बाद फ्लाइट में भूत दिखने लगे। लेकिन देखो, इस थ्योरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आई विटनेसेस बहुत ज्यादा हैं जो प्रैक्टिकली ना ही एक दूसरे को जानते हैं और ना ही वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो अलग अलग फ्लाइट्स में अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर सेम चीज एक्सपीरियंस होना, भाई ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इसके बाद आती है थ्योरी नंबर 2 जो है गिल्ट एंड ग्रीफ, जिसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि सर्वाइवर्स गिल्ट था। मतलब कि इस एयरलाइंस के बाकी के ही क्रू मेंबर को ये लगता था कि भाई मेरे ही साथ काम करने वाले इंसान के साथ ऐसा हो गया, और जब इंसान की मेंटेलिटी उस पोजीशन पर जाती है तो उसे हेलुसिनेशन होने लगता
सकता है। लेकिन इस थ्योरी के साथ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये चीज क्रू तक होना तो समझ में आता है, बट व्हाट अबाउट पैसेंजर्स? भाई उन्हें ये सारी चीजें क्यों दिख रही थी? और इसके बाद गाइस हमारे सामने आती है तीसरी और फाइनल थ्योरी, जो है स्टोन टेप थ्योरी, जो हमसे ये कहती है कि एक ऐसा इवेंट जिसमें बहुत सारा इमोशनल दर्द मौजूद हो, वो एनर्जी के रूप में कभी कभी एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाती है, और जब ये होता है तो उस जगह पर उस एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से लोगों को भ्रम होने लगता है। अब इन तीनों में से आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सही लगती है? भाई आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कर सकते हैं। लेकिन गाइस देखो, सच तो ये है कि इस दुनिया में आज भी बहुत सी ऐसी चीजें और यहां तक कि एनर्जी भी मौजूद है जिसकी एक्सप्लेनेशन साइंस पर भी नहीं है, और इसलिए ये इंसिडेंट आज तक की एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा इंसिडेंट माना जाता है जिसमें एक एयरलाइन को भी इन तरीके की चीजों के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। लेकिन अब खुद के कंटेंट और अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू के दायरे को बढ़ाने के लिए भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में भूत प्रेत जैसी चीजें या फिर एनर्जी होती है या फिर नहीं, एंड इफ यस तो क्या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी या फिर रियल एविडेंस मौजूद है जो इस बात को प्रूफ करे कि इन तरीके की चीजें धरती पर मौजूद हैं? अगर हाँ तो उसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। साइंस लवर्स, मैं ये भी चाहता हूं कि आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हमें एक बैलेंस्ड ओपिनियन मिल सके। गाइज अगर आपको मेरी ये रिसर्च और वीडियो पसंद आई हो तो हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 8000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है। जय हिंद।